नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन में आज हम बात करेंगे आरटीआई और भारतीय मीडिया। सूचना के अधिकार कानून का भारतीय मीडिया में कितना इस्तेमाल हो रहा है, इसकी कितनी उपयोगिता है, इसकी कितनी प्रासंगिकता है और इसे मीडिया ने देश को, समाज को, जनता को कितना दिया है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं चार खास मेहमान। हमारे साथ हैं आउटलुक के एडिटर इन चीफ कृष्णा प्रसाद, हमारे साथ हैं आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक, हमारे साथ हैं इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ सहायक संपादक श्यामलाल यादव और हमारे साथ हैं रायपुर से देशबंधु ग्रुप के ओनर, प्रकाशक और प्रधान संपादक ललित सुरजन साहब। हम चारों मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन बातचीत करने से पहले देखते हैं इस मसले से जुड़ी एक खास कहानी। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित होने के साथ ही शासकीय गोपनीयता कानून के मायने लगभग खत्म हो गए। जिन फाइल और दस्तावेजों को गोपनीय बताकर सरकार जनता की नजरों से अब तक बचाती रही, उन्हें पब्लिक डोमेन में लाना आसान हो गया। आरटीआई को इसलिए शुरू से ही सबसे ज्यादा मीडिया के साथ जोड़कर देखा गया। कई पत्रकारों ने आरटीआई के आधार पर बेहतरीन स्टोरी की और इस वजह से कुछ दिलचस्प आंकड़े लोगों के सामने आए। लेकिन यह प्रैक्टिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगभग नदारा दिखती है। असल में टीवी मीडिया में खबर ब्रेक करने की जो भूख है, उस लिहाज से उसे रोज नई नई खबरों की खुराक चाहिए। खबरों की गति तेज है, जबकि आरटीआई एक धीमी प्रक्रिया है। अगर जवाब की अपील करनी पड़ी तो महीनों लग जाते हैं। इस तरह आरटीआई एक ऐसे समय में आई जब पत्रकारिता से धैर्य की विदाई हो रही है। यही वजह है कि ज्यादातर मीडिया समूह आरटीआई को कारगर हथियार नहीं बना पाए हैं। जो कुछ रिपोर्टिंग हो रही है वो किसी पत्रकार की निजी कोशिश का नतीजा होती है या फिर किसी आरटीआई कार्यकर्ता के रास्ते मीडिया उस जानकारी को लपकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मीडिया में आरटीआई से निकली सूचना से घपलेबाजों पर एक दबाव बना है, लेकिन ये प्रैक्टिस बंद नहीं हुई है। असल में जिस सूचना युग में आरटीआई ने कानून का रूप लिया, उसमें यह कहा गया कि सूचना ही शक्ति है। लेकिन सूचना के आधार पर कोई एक्शन भले ना हो, लेकिन अगर आपके पास सूचना है तो आप शक्तिशाली हैं। ऐसे में मीडिया की बड़ी जिम्मेदारी है कि आरटीआई से हासिल सूचना को ठीक तरीके से समाज के बीच पेश करें ताकि उसका सही उपयोग हो सके। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। बातचीत की शुरुआत हम श्यामलाल आपसे करते हैं। जब से ये कानून आया है हमारे देश में, तब से भारतीय मीडिया ने इस कानून का इस्तेमाल, इसकी उपयोगिता, इसकी प्रासंगिकता को किस तरह आजमाया है कि कितना धनवान, कितना ताकतवर मीडिया इस कानून के जरिए हुआ है? देखिए, मैं एक बात बार बार कहता हूं कि जैसे भारत में कोई मीडिया कानून नहीं है। आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ मीडिया कानून जो वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। मेरा मानना है, और मानना नहीं है, मैंने इसको साबित किया है जो मैं काम कर रहा हूँ आरटीआई के जरिए, कि वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी के बाद आरटीआई कानून मीडिया को एम्पावर करने वाला सबसे बड़ा कानून अब तक आया है आज़ादी के बाद से। और मैं आपको बता दूं कि अब तक हमने पहले अपने पुराने ऑर्गेनाइजेशन में और नए ऑर्गेनाइजेशन में कुल मिलाकर 3000 से ज़्यादा आरटीआई फाइल की होगी। और ये मोटे तौर पर मेरा रिकॉर्ड है कि इस देश में ऐसा कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है जहां मेरी आरटीआई ना पहुंची हो, मेरी जानकारी में। हो सकता है कोई छूट गया हो। बहुत सारी हमने ऐसी इम्पैक्ट मेकिंग स्टोरीज़ की हैं जिन पर आपने अभी आप जिक्र कर रहे थे, मंत्रियों का विदेश दौरा। ये आप एक देखते होंगे हैबिट, हर 3-4 साल में ऑस्टेरिटी मेजर्स अपनाए जाते हैं। कहानियों पर हम बाद में आएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि आपने लगभग हर क्षेत्र में, डिपार्टमेंट में, हर ओहदेदार के दफ्तर में आरटीआई दाखिल करी। ये आपका एक निजी इनिशिएटिव या पहलकदमी थी या संस्थान की तरफ से ये पहल थी? तो संस्थागत और व्यक्तिगत ये दोनों प्रयासों में क्या रहा? नहीं, ये संस्थागत पहल पर शुरू की गई थी, लेकिन बाद में हमने उसको उनकी बात को तरीके से अपने अच्छे ढंग से अमल में लाना शुरू किया। लेकिन जो आप शुरू में बात कर रहे थे, ये सचमुच चिंता की बात है कि मीडिया ने इस अस्त्र का उपयोग बड़े पैमाने पर नहीं किया। मीडिया डिपेंडेंट है। वेंकटेश नायक जी जैसे या दूसरे जो एनजीओ के जो लोग हैं, जो कॉमन मैन है, जो इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, वो ला करके मीडिया को देते हैं। सुभाष अग्रवाल जी हैं, आप देखते हैं, एक साधारण से कपड़े के व्यापारी हैं। उन्होंने कितना बड़ा काम किया कि जजेज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए। और हालांकि वो इस बात के लिए अभी भी लड़ रहा है, जुडिशरी लड़ रही है कि दे आर नॉट पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट, लेकिन एसेट्स उन्होंने डिक्लेयर कर दिए। और इसका श्रेय जाता है सुभाष अग्रवाल जी को, जो एक साधारण से कपड़े के व्यापारी हैं। ये काम मीडिया क्यों नहीं कर सकता था?
तो मीडिया ने इसको, क्योंकि आपकी स्टोरी जैसा बता रही है, धैर्य की ज़रूरत है, इसमें एक एक स्टोरी में कई महीने लग जाते हैं। वेंकटेश, आप एक सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, साथ में आरटीआई के भी काम में लगे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि भारतीय मीडिया, जैसा कि श्यामलाल कह रहे हैं, आरटीआई के इस्तेमाल में उतना प्रोएक्टिव नहीं दिखता, इसकी वजह क्या आप पाते हैं? ये मुझे भी काफ़ी समय से एक बात जो है मुझे खल रही है, वो ये है कि जब आप देखेंगे 2004 में इस कानून के विधेयक जब बना था, तो इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों के ज़रिए ऐसा देश भर में कैंपेन चलाया लोगों के जनमानस में आरटीआई वाली शब्द को उतारने के लिए, और हमारे नीति निर्माताओं को और कानून के बनाने वालों को दिखाने के लिए कि देखिए, सशक्त कानून सूचना के अधिकार को लेकर लाना लोगों की चाहत है और लोगों की इच्छा है, उसको लाना है। लेकिन बाद में अगर देखी जाए कि कितने मीडिया कर्मी इसका इस्तेमाल किए हैं, बहुत कम तादाद में है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये एक लेज़ी रिपोर्टर का एक टूल है कि आप घर में बैठकर एप्लीकेशन फाइल करो, जाके इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कृष्णा प्रसाद, ये बात सही है कि आरटीआई से आप सब कुछ नहीं कर सकते, पत्रकारिता का विकल्प नहीं बन सकता हो, इन्वेस्टिगेशन का जर्नलिज्म में, या जो लोग टिप्पणीकार हैं, कमेंटेटर हैं, उसका आरटीआई विकल्प नहीं बन सकता। लेकिन जैसा कि दोनों लोग कह रहे हैं कि एक बड़ा औजार है, एक बड़ा हथियार है आरटीआई। आखिर मीडिया में बड़े जो घराने हैं, वहाँ क्या ऐसी बात है जिसे इतना उत्साह उसको लेकर नहीं दिखता मीडिया में? No, there are many reasons for this, but I think the primary reason is, I think, a very reasonable reason, which is that most reporters, most editors, most media houses are not very organized outfits. So one reason is primarily that we are very disorganized. We are not used to this organized process of taking news or retrieving news, one. Two, it is also a pretty time-consuming process. It's not an easy thing to be filing. Shamlal has filed 3,000 applications, but that's over 5 years, which means on average 600 applications a year. Which means about 50 applications a month, which means about more than one application a day. So that really means that you have to spend all your days of your month and weeks and years just filing applications. So it is time-consuming. We are a disorganized people, but more than everything, the journalist is always a cynical person, if not cynical, skeptical. Why should we always believe government numbers is the thought inside our head? So yes, we do get information from RTI by filing RTI applications, but can you always trust that information? You are not very sure about that. ललित सुरजन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किसी भी क्षेत्रीय अखबार में या राष्ट्रीय अखबार में या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेल हो छोटी सी, या एक छोटा सा ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट हों? जैसे आप ब्यूरो में बहुत सारे आपके लोग हैं, जो स्पोर्ट्स कोई देख रहा है, कोई बिजनेस देख रहा है, कोई पॉलिटिकल देख रहा है, कोई इंटरनेशनल देख रहा है, तो कोई लॉ एंड जस्टिस देख रहा है। वैसे ही इस तरह से आरटीआई के जरिए सूचनाएं लेने का क्या वजह है कि इसको लेकर मीडिया घरानों में उतना उत्साह, उतनी जागरूकता, प्रोएक्टिव सोच नहीं है? उर्मिलेश जी, मैं थोड़ा अलग तरीके से सोचता हूँ। आरटीआई का उपयोग आम जनता को करना चाहिए, और मीडिया जो है वो भी जनता का, समाज का एक हिस्सा है। तो बाकी जनता भी उसका उपयोग करती है, और मीडिया एक किसी हद तक उसका उपयोग कर सकता है, उसमें संभावनाएं बहुत सारी हैं। लेकिन मीडिया के पास समाचार संकलन के, सूचनाएं प्राप्त करने के और भी बहुत से साधन हैं, और आरटीआई उनमें से एक साधन है। तो और जब हम अखबार में या चैनल पर जब भी जो खबरें देते हैं, तो सिर्फ सरकार के बारे में देते हो ये जरूरी नहीं है। तो हमारी अपनी प्राथमिकताएं भी होती हैं, और हमेशा हम सिर्फ सरकार के ही खिलाफ सूचनाएं जुटाते रहें और उसके बारे में ही लिखते रहें, जरूरी नहीं है। हमको बहुत सारी एक सामान्य जो पाठक है हमारा, उसकी जरूरतों का ध्यान रखते हुए चीजें संकलित करना पड़ती हैं। तो एक माध्यम है आरटीआई। दूसरी बात, मेरा कहना यह है कि आरटीआई का जो इस वक्त मीडिया में उपयोग हो रहा है, वो ज्यादातर प्रशासनिक अनियमितताओं को उजागर करने में हो रहा है, जबकि मेरा मानना है कि आरटीआई का उपयोग हमको नीतिगत मसलों को उठाने में करना चाहिए। लेकिन शायद ऐसा है कि जब आप प्रशासनिक अनियमितताएं और भ्रष्टाचार और घपले और इन सब चीजों को उठाते हैं, तो वो ज्यादा आकर्षक होता है, और उससे आपकी जो मीडिया की लोकप्रियता बढ़ती है, आपके माध्यम की, शायद इस वजह से आप करते हैं।
लेकिन ललित जी मैं बीच में सर आपको रोक रहा हूं और एक मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या ऐसा लगता है कि जो इंडियन मीडिया में अभी टेलीविजन की पत्रकारिता है, जो खबरों को लेकर सुबह से लेकर के रात तक जुटी रहती है और जिससे डेली अखबार भी प्रभावित हो रहे हैं जिस मानसिकता से, वहां चूंकि फटाफट खबरों का दौर है और एक ऐसा दौर है जब तरह तरह की खबरें, कई बार ऐसी खबरें भी जिनसे कोई मतलब जिनका नहीं है जनता के लिए, समाज के लिए, वे खबरें भी बहुत डोमिनेंट हो जाती हैं एक बुलेटिन में। तो इस दौर में सूचना और ज्ञान देने की जो एक प्राथमिक जिम्मेदारी डेली अखबारों की है या किसी साप्ताहिक की है या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में और जो फोरम्स हो सकते हैं उनकी है, उससे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन खड़ा होता है फटाफट खबरों के कारण। नहीं, मुझे उर्मिलेश जी, मुझे ऐसा नहीं लगता। मीडिया की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं और वो अच्छी है, सही है, गलत है, अपनी अपनी प्राथमिकताएं, हर एक जो मीडिया एक जो भी माध्यम है सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं और उनमें से आईटीआई का कौन कितना उपयोग करना चाहता है ये सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी पर निर्भर करता है, सबकी अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है कि हम पाठकों को या कि दर्शकों को कितनी सूचनाएं देना चाहते हैं। और सिर्फ उसको, क्योंकि आईटीआई देखिए बुनियादी तौर पर सिर्फ सरकार से संबंधित सूचनाओं का मामला है, सरकार के जो तीनों अंग हैं उनसे संबंधित सूचनाओं का मामला है, लेकिन उसके बाहर भी दुनिया बहुत बड़ी है, तो उसके लिए थोड़ी आपको आरटीआई की जरूरत पड़ती है। तो आरटीआई का एक सीमा के भीतर ही उपयोग हो सकता है। जी कृष्ण प्रसाद, आप कुछ कह रहे हैं? I completely agree with him, but I'll also add one more aspect to this, which is that we in the media, it'll be a very boring media if we are only doing stories through RTI. It'll be a very boring media. And I think I take his point very well that this is only one of many tools that journalists can use. It's not the only tool, one. Secondly, in our lives now, the state is receding from our lives. The RTI really puts the state on the map. What happens to private players? They are just going away scot-free. And that's where the larger number of scams are taking place too. हम इस चर्चा को जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से विराम के बाद। श्यामलाल जी, मैं या हम सभी लोग जब ये कहते हैं कि आरटीआई के इस्तेमाल को लेकर भारतीय मीडिया सजग नहीं दिखता, तो हमारा मतलब ये नहीं कि केवल आरटीआई की कहानियां छापी जाएं। आरटीआई एक बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे फोरम्स हैं, बहुत सारे तौर तरीके हैं, उसमें आरटीआई भी है, लेकिन वो भी नहीं दिखता। ये एक प्रश्न है, मेरा भी क्या ये आप सहमत हैं कहना, इससे? और मैं संक्षेप में ललित जी और कृष्ण प्रसाद साहब दोनों की बातों से सहमत हुए। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि आप सारा काम बंद करके सिर्फ आरटीआई करिए, लेकिन आरटीआई के जरिए अगर ये स्टोरी निकलती है कि 183 जीओएम बने यूपीए 1 से और यूपीए 2 तक, उसमें 83 के हेड जो है वो प्रणब मुखर्जी साहब हैं, ये साधारणतः आप नहीं एक झटके में मिल सकती है ऐसी इन्फॉर्मेशन। अगर आरटीआई से मिल गई तो इसमें क्या आपने कितना टाइम वेस्ट किया? तो मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि आरटीआई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक नया टूल है और उसको प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। वेंकटेश नायक, क्या आपको ये लगता नहीं कि जैसे आरटीआई का इस्तेमाल कार्यकर्ता कर रहे हैं, सामाजिक जो क्षेत्र के लोग हैं वे कर रहे हैं, कई बार उन पर अटैक होता है, जितने सारे आप 2005 से लागू इस कानून को अगर देखें तो 2006 के बाद से ही अटैक होने शुरू हो गए थे। 2007 में अटैक बहुत हुए, हत्याएं तक हुई और वो पूरे देश के विभिन्न पिछड़े इलाकों में हत्याएं हुई जहां लोग थे। अभी हाल में आपने देखा कि मध्य भारत में और दक्षिण भारत में कुछ हत्याएं हुई हैं। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि एक जर्नलिस्ट जो है काफ़ी इम्पावर्ड प्राणी है, ऐसा इम्पावर्ड प्राणी जिसके पास भले कोई कानूनी कवच ना हो, लेकिन लोग एक है भाई आप पत्रकार हैं, तो अगर पत्रकार कोई इनिशिएटिव लेता है तो शायद एक आम कार्यकर्ता को जितनी दहशत का शिकार होना पड़ता है उतना पत्रकार को नहीं होना पड़ेगा। क्या आप इससे बिल्कुल, मैं तो इससे पूरा सहमत हूँ। आप जिन के ऊपर हमले हुए हैं आप उनको देखेंगे, या तो वो बहुत ही छोटी संस्थाओं में काम करने वाले लोग हैं या फिर व्यक्तिगत रूप से काम करने वाले लोग हैं। उन पर हमला करना ज़्यादा आसान होता है उन सारे ताकतों को जो पारदर्शिता नहीं चाहते और भ्रष्टाचार को दबाए रखना चाहते हैं। लेकिन एक आपका जो पहला वाला सवाल था उसका मुझे एक जवाब देना पड़ेगा कि पत्रकार ज़्यादातर सूचना के अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहते। केवल वही एक कारण नहीं है या वो स्वयं कारण नहीं है।
प्रतिक्रिया भी एक होती है चीज़। जैसे किसी सरकारी दफ्तर में अगर पत्रकार ने आरटीआई अगर डाल लिया तो सरकारी अफसर ये कहते हैं कि ठीक है भैया, आप हमसे कानूनन सूचना मांगना चाहते हैं, आइंदा से हम आपको आरटीआई बिना डाले हुए सूचना नहीं देंगे। यानी उनके जो अनौपचारिक स्रोत जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। ये जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा डर है। लेकिन कृष्णा प्रसाद, अगर देखा जाए पिछले 5-7 सालों का दौर, तो जो बहुत बड़ी स्टोरीज जिन्होंने भारतीय राजनीति में, भारतीय समाज में, भारतीय अर्थनीति के क्षेत्र में एक बड़ा विवाद पैदा किया या बड़ी बहस छेड़ी, वो आमतौर पे आरटीआई से आई हुई स्टोरीज उतनी नहीं है। ठीक है, कुछ घोटाले बड़े सामने आए, आदर्श घोटाला हो या और इस तरह के जो आरटीआई से आई, लेकिन जैसे किसान आत्महत्याओं की कहानी, वो कहानी जो है आरटीआई से नहीं आई, या इससे जैसे नीरा राडिया केस है, बहुत सारे इस तरह के इश्यूज हैं जिनको लोगों ने लाया समय समय पर। कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ आए जिन्होंने रिवील की बहुत सारी बातें। तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं कि आरटीआई ने कोई उसके जरिए आई हुई खबरों ने कोई ऐसा हंगामा मचा दिया देश में जिससे कि देश के राजनीति की दिशा बदलती नजर आए। आपको क्या लगता है? Correct. Oh, absolutely correct. But the point also is that RTI is not supposed to help the media. The RTI is supposed to help the Indian citizen. And what you're finding is that the Indian citizen, which includes the Indian reporter, is able to unearth some documents which are placed on record. But to take your point and question forward, the issue is that the biggest stories, the biggest scams are all unsaid, undocumented. You will never get those very big stories through RTI, and that's not the purpose of RTI. And therefore, I think this simple point is that we will do these stories, and Shyamlal Yadav really needs to be saluted for all of those stories. But the point also is that some of the big stories require legwork, they need digging up, you need to cultivate sources, and those are very critical to big stories, not just RTI. श्यामलाल, एक बड़ी बात कृष्णा प्रसाद ने अभी पिछले बार कही। उन्होंने कही कि भाई आज हमारे देश में जो शासन है, जो गवर्नेंस है, उससे बड़ा जो हल्का है, जो देश को, समाज को, जनता को प्रभावित करता है, वो प्राइवेट सेक्टर है। या अगर आप एक नए शब्दों में कहें तो आजकल प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में पीपीपी जो तौर तरीके इमर्ज कर रहे हैं वहाँ भी है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि खासकर पीपीपी में तो आरटीआई का एक इस्तेमाल किया जा सकता है उसके लिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर अगर बैंकों का लाखों हजार करोड़ रुपए अगर मारने के बाद कोई प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनी अपने को बचाए हुए है, या मान लीजिए कोई ऐसा धोखाधड़ी करती है, इसको कैसे सामने ला सकते हैं? उसको देखिए, ये वेंकटेश नायक जी पीपीपी के लिए लड़ रहे हैं और ये आप सिर्फ आरटीआई का दायरा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर पर लागू है आरटीआई, क्या इससे आप उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनमें ट्रांसपेरेंसी की बात को ख़त्म कर देंगे? उन पर कितना दबाव पिछले 7 साल में आरटीआई के जरिए बना है, ये आप समझ सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूं अपने अनुभव से कि अगर मीडिया ने इसको बहुत तरीके से यूज़ नहीं किया, आरटीआई को संभाल करके नहीं रखा, आरटीआई का इस्तेमाल करके इसकी अहमियत को नहीं समझा, तो आरटीआई एक्ट ख़त्म करने के लिए तो ब्यूरोक्रेसी चालू कर दिया है उसने काम। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं कि मैं जो आरटीआईज़ पहले फाइल करता था मिनिस्ट्रीज़ में, सिमिलर वही आरटीआईज़ जो मैंने 6 साल पहले फ़ाइल की, उन पर बहुत जल्दी जवाब आ गया। आज फाइल कर रहा हूँ, उस पर डिनाइल आ जा रहा है। तो उन्होंने ये सीख लिया 7 साल में कि हाउ टू मिस हैंडल आरटीआई एप्लीकेशन। इसलिए सिटीजन जो है इस देश का, जो अभी सिटीजन की आप बात कर रहे थे, सिटीजन तो 40% वो है जिसको दोनों टाइम का खाना नहीं मिलता। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है ये सिटीजन की आवाज़ उठाने की, और उसको हम इसके जरिए बेहतर ढंग से कर सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है। ललित सुरजन साहब, जी, मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि जिस इलाके से आपका अखबार छपता है और जिस इलाके की जनता में अखबार सर्कुलेट होता है वो आमतौर पे पिछड़ा इलाका है, लेकिन बहुत सजग और संवेदनशील इलाका भी है। वहाँ पर लोगों में सूचना के स्तर पर, जानकारी के स्तर पर आपको क्या लगता है, जो फोरम्स हैं, लोगों के मास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फोरम्स हैं, वहाँ आरटीआई और मीडिया के रिश्तों के बारे में लोगों की क्या सोच है? देखिए, मैं एक तो छोटी छोटी बातें करूंगा। आरटीआई निश्चित रूप से एक सशक्त माध्यम है और रिपोर्टर्स के लिए, मीडिया के लिए, हमको सामग्री सूचनाएं जुटाने के लिए बहुत सशक्त माध्यम है, लेकिन उसकी उपयोगिता हमारे लिए सीमित है। और पत्रकार जब मेहनत करता है और उसको जैसे भीतर घुसकर, अंदर तक जाकर उसकी जो खबरें जिस तरह से लाना होती हैं, उसमें एक बहुत छोटी सीमा तक ही उससे आपको मदद मिल सकती है। उसका उपयोग जितना हो सकता है वो अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ के बारे में आपने बात की, बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा है, और जो मेरा अपना अनुभव है, मैं ये देख रहा हूँ कि इसका उपयोग एक तो कुछ आरटीआई क्रूसेडर बन गए हैं
और जिनका सारा काम ही ये हो गया है कि आरटीआई के माध्यम से सूचनाएं जुटाते रहो और फिर उसका उपयोग क्या होता है ये कोई नहीं जानता। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखना चाहिएगा कि आज मीडिया का चरित्र कैसा है, और जब पूरे कारपोरेट पूंजी से संचालित मीडिया जो है उसमें सरकार के खिलाफ जब तक मीडिया घरानों के मालिकों का उसमें रुचि नहीं हो तब तक वो उन मामलों को नहीं उठाएंगे। और तो एक उसको भी हमको देखने की जरूरत है। ललित जी, आपको राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कृष्णा प्रसाद, ललित जी एक सवाल छेड़ गए और वो सवाल ये है कि मीडिया घरानों की रुचि का सवाल है पत्रकारों के सरोकार और उनकी सोच का भी। एक ट्रेंड, ठीक है, पत्रकारिता चमकीली हुई है, पेज बढ़े हैं, टेलीविज़न आया है, चैनलों की भरमार हुई है, लेकिन ये भी सही है कि एक तबका भी ऐसा है मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म का जहाँ पे सेल्फ सेंसरशिप है, जहाँ पे नत्थी पत्रकारिता है। नत्थी पत्रकारिता से मेरा मतलब है कि एक खास ढंग की पत्रकारिता जो कुछ गोलमोल चीज़ें जरूर छापती है लेकिन जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं उन पर फोकस नहीं करती या उनकी तरफ नहीं जाती, क्योंकि उसको लगता है कि ये ठीक नहीं है, हमारे मालिक के इंटरेस्ट को हैम्पर करने वाला है, और मालिक का इशारा बिल्कुल साफ होता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये जो नत्थी पत्रकारिता का दौर है, ऐसे में आपके पास इंफॉर्मेशन का चाहे जितना बड़ा संसार हो उसका इस्तेमाल कोई कैसे करेगा? No, I completely agree with you, but the question, I want to make a larger point here, which is that RTI is a great tool, no question about it. But the Indian media is not just English media. You know, we want to see more use of this in the Hindi media, in the languages in Telugu, Tamil, Kannada, Bengali, Assamese, etc. Are we seeing enough use of that by regional players? They are very strong. One. Two, you want to see more use of RTI by television. Television is such a popular vehicle to take information across. But what is the evidence of television लेकिन using श्यामलाल, RTI? आपको लगता है कि टेलीविजन में खासकर खबरों में इस्तेमाल हो रहा है आरटीआई का, या बिल्कुल नहीं हो रहा है, या बहुत कम हो रहा है? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता, और जो मैं मिनिस्ट्रीज़ में जाता रहता हूँ, जो आरटीआई आजकल आ रही है पत्रकारों की, वो ज़्यादातर अखबारों से ही आ रही है। टेलीविज़न की तरफ से कहीं आरटीआई मुझे तो किसी अफसर ने नहीं बताया कि किसी ने फाइल की, और स्टोरीज़ भी कम ही दिखती हैं, बल्कि हम दूसरों से मिली हुई सूचनाओं का खूब उपयोग करते हैं, और वो सब जगह हो रहा है। वेंकटेश, एक ये जब आरटीआई का कानून आया था उस वक्त भी एक आशंका, एक सवाल खड़े किए गए थे कि एक कारपोरेट हाउस दूसरे कारपोरेट हाउस के खिलाफ इस कानून का बखूबी इस्तेमाल कर सकता है, और जिस तरह उसके पास पीयर सेल होती है, पब्लिक रिलेशन सेल होती है, वैसे ही वो आरटीआई सेल भी खड़ा कर सकता है। मैं नहीं जानता कि ऐसा हुआ या नहीं, आप दोनों लोग बताएंगे, लेकिन क्या कारपोरेट हाउसेज, क्या भारत के मीडिया हाउसेज के मुकाबले आरटीआई के इस्तेमाल में आजकल ज़्यादा सजग दिख रहे हैं? आपको लगता है? देखिए, ये पूरे विश्व में ये देखा गया है, खासकर 1966 के समय से जब अमेरिका में इस तरह का कानून लाया गया था, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वहाँ पर कॉर्पोरेट हाउसेस ने किया था, एक दूसरों के सीक्रेट्स जो रेगुलेटिंग एजेंसीज के पास होते हैं उनको निकालकर लोगों के सामने लाने के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए। शायद इस तरह के काम हमारे देश में भी होते रहे होंगे, लेकिन आरटीआई को लेकर यहाँ पर एक दुविधा ये भी है नेशनल लेवल के मीडिया पर कि ज़्यादातर सारे कॉर्पोरेट हाउसेस के द्वारा ही कंट्रोल्ड है। तो क्या वो चाहते हैं, तो जब तक वहाँ ओनर के लेवल पर और चीफ एडिटर के लेवल पर जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी कि हमारे रिपोर्टर्स को हम सपोर्ट करेंगे आरटीआई को एक लंबे दौर पर उनके एप्लीकेशंस को सपोर्ट करने के लिए, यहाँ तक कि जब यूएसए में जब सपोर्ट माना जाता है वो ये भी होता है कि यदि सूचना देने से इनकार किया गया तो वो कॉर्पोरेट हाउस जो मीडिया को ओन करता है वो कोर्ट में जाएगा उस आदेश के खिलाफ। श्यामलाल, आपका अनुभव क्या है इस बारे में? मेरा अनुभव यही है, जो ये बोल रहे हैं कारपोरेट वाले यूज़ कर रहे हैं, वकील लोग यूज़ कर रहे हैं अपने केसेस को एनरिच करने के लिए। डिफेंस मिनिस्ट्री में हम जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर जो आरटीआई आ रही है वो फार्मर सोल्जर्स की आ रही है या सोल्जर्स के रिश्तेदारों की आ रही है, क्योंकि उनका रिड्रेसल मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं करता। यहीं पर मीडिया के लिए फिर आरटीआई की अहमियत बनती है कि जनहित के लिए कौन इस्तेमाल करेगा। हम जर्नलिस्ट हैं, हम दिन भर मंत्रालयों में घूमते हैं, हमें पता है कि कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है। और मैं आपको बताऊं, अफसरों में बहुत अच्छे लोग हैं जो मंत्रालयों से हमें तो खुद ही बताते हैं कि आप ये फाइल कर दीजिए, ये इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी रहेगी, और कई हम अपने आइडियाज़ खुद के फाइल करते हैं, लेकिन वो भी हमें सजेस्ट करते हैं। लेकिन जिस तरह कारपोरेट हाउस दूसरे कारपोरेट हाउस के खिलाफ आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं, एक ब्यूरोक्रेट दूसरे ब्यूरोक्रेट या एक खेमा दूसरे ब्यूरोक्रेट खेमे के खिलाफ भी तो इस्तेमाल कर सकता है। वो कर सकता है, लेकिन हम तो जर्नलिस्ट हैं सर, हमारे लिए तो पहला फोकस आम आदमी होता है ना, तो हम उसके किसी के हाथ का औजार नहीं बनते हैं, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट क्या है वो तो हमें दिखाई पड़ता है ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर कारपोरेट वाले यूज़ कर रहे हैं और
वकील लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मीडिया पब्लिक इंटरेस्ट में अपने अपने न्यूज़ को, अपने कंटेंट को और एनरिच करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करे आरटीआई का? अभी आप पिछले दिनों यूरोप में भी गए थे आरटीआई की कॉन्फ्रेंस में, खासकर जर्नलिस्टों की। तो यूरोप के खासकर उन देशों में जहां आरटीआई का कानून पहले से है, इसका मीडिया में इस्तेमाल किस प्रकार का है? देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर होता है। अभी मैं ब्रसेल्स गया था, वहाँ पर आरटीआई यूज़ करने वाले पत्रकारों के बड़े स्ट्रांग ग्रुप हैं। अभी 100 के करीब जर्नलिस्ट थे, जहाँ पर 35 कंट्रीज़ के, और वहाँ पर एक नया शब्द दिया है उन्होंने, डच वर्ड है वॉबिंग। Wobbing is if a journalist uses RTI for his journalistic purpose, it is called wobbing. So I am a wobber in their term. तो वहाँ पर बड़ा स्ट्रांग ग्रुप है, और उसमें फाइनेंशियल टाइम्स और बीबीसी से लेकर के छोटे छोटे अखबारों के सब लोग थे। यहाँ पर उसका बड़ा अभाव है, आपको तभी डिस्कस कर रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ता है। दिल्ली में 2, 4, 10 लोग यूज़ करते होंगे, छोटी जगहों पर कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन वैसा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप नहीं है, क्योंकि यहाँ पेशेंस की कमी है, जो आपने शुरू में अपनी स्टोरी में दिखाया। बाकी सब काम करते रहिए, और इतना सारा अगर पैसा आप न्यूज़ अपने कंटेंट को ये बनाने के लिए एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आरटीआई पर भी एक आदमी को लगा दीजिए, वो सूचनाएं खोजता रहेगा, और जब काम उनकी रेलिवेंस बनेगी तब छाप लीजिए उसको। कृष्णा प्रसाद, आरटीआई का ये दौर है, लेकिन इसके बावजूद भारत में गोपनीयता का कानून भी है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी है। आपको क्या लगता है, आरटीआई, गोपनीयता कानून, इन दोनों के बीच में भारतीय जमहूरियत कहाँ है? No, I think obviously the Indian state requires both of these things. I mean, the Official Secrets Act is about a whole lot of other issues, defense-related issues, international security issues, and so on and so forth. So you need one, and you also need the other one. Secondly, as Shamlal was trying to say, we need to expand this whole thing simply because we in the media are a public interest organization. We are not like corporates, we are not like lawyers, we are not taking on one person against the other. We are the eyes and ears of the public, and it's imperative that we in the media use it much more. हमारे पास समय बिल्कुल खत्म हो चला है। वेंकटेश, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा अंत में, कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, वो सिर्फ डिफेंस, परमाणु ऊर्जा, या जो बहुत संवेदनशील इश्यूज हैं हमारे गवर्नेंस के, देश की रक्षा से जुड़े, सिर्फ वही नहीं है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों पर भी वो लागू है जो बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, जो बिल्कुल गोपनीय नहीं होने चाहिए। क्या आपके हिसाब से आरटीआई के दौर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, गोपनीयता कानून का रिव्यू करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, और इसी को लेकर हमारा जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग जो बनाया गया था डॉक्टर वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में, तो उन्होंने एक रिपोर्ट निकालकर ये बताया कि एक तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसको ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून आ गया है। पुराने ज़माने में जो गोपनीयता का जो पैराडाइम था गवर्नेंस का, अभी वो पारदर्शिता में बदल गया है। तो जो सेक्शन 8 है आरटीआई एक्ट में, उन एग्जेम्पशंस का इस्तेमाल करके आप जो गोपनीय रखना है सूचना उसको रख सकते हैं, इसको खत्म करिए। लेकिन सरकार ने ये कहा क्योंकि आरटीआई एक्ट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को ओवरराइड करता है, इसलिए खत्म नहीं करेंगे। लेकिन ताज़ा खबर यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को उसमें सुधार लाने के लिए और कई सारी चीज़ें उसमें डालने के लिए सरकार अभी भी काम कर रही है, बिल्कुल गोपनीयता से। आप तीनों मेहमानों का और हमारे साथ ललित सृजन भी जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।